नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार जमीनों के विवाद में कमी लाने के लिए गांव स्तर पर मैपिंग कराकर दे रही है स्वामित्व कार्ड। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए समर्थन की अपील। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 89% से अधिक हुई। अरुणाचल प्रदेश में कोविड रिकवरी दर करीब 81%। गुरुवार को एक और कोविड मरीज की मौत के बाद राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हुई। पासीघाट में हल्दी उत्पादक किसानों और एक निजी कंपनी के बीच कृषि उत्पादक के विपणन को लेकर फार्म टू फैक्ट्री समझौते पर हस्ताक्षर। किसानों को मिलेगा उचित मूल्य और खेती में मिलेगी सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन की मदद से प्रत्येक गांव के घर घर की मैपिंग की जा रही है और सारी कार्यवाही के बाद गांव के लोगों को उनकी जमीन का स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है। आज बिहार के सासाराम डिहड़ी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। श्री मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान और बाबू रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए गरीबों के उत्थान के लिए उनके योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए चुनावों में एनडीए गठबंधन को समर्थन देने की अपील की। शुद्ध पीने के पानी की क्या स्थिति थी, ये बिहार की बहनों बेटियों से बेहतर कौन समझ सकता है। आज जल जीवन मिशन से हर घर जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इस मिशन का लाभ यहां इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी होगा। उनके घर में भी पाइप से पानी पहुंचेगा। साथियों, हमारे यहां गांवों के घरों के स्वामित्व को, घर का मालिक कौन है, उसका स्वामित्व किसके पास है, इन बातों को लेकर हमेशा बहुत बड़ा सवाल रहा है। गांव की जमीन, इन जमीनों पर घर, पुरखों के बनाए घर, इनमें बरसों से जो लोग रहते रहे हो, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इनका अस्तित्व ही नहीं रहता। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 73,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में अब तक 69,48,000 व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6,95,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक नए मामलों का पता चला है, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 77 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मृत्यु दर 1.51% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 690 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक 1,17,000 व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुके हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ICMR ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है। इस टेस्टिंग प्रौद्योगिकी को खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधार्थियों ने विकसित किया है। कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है। ये जांच किफ़ायती है और 1 घंटे के अंदर परिणाम निकल सकते हैं। For this testing, and they found that the accuracy of these results is as close to RT-PCR. Machine is such that this is unique of its kind, and it is in the world. In fact, nobody has tried this concept where where they are in a position to manufacture this machine in less than 10,000 rupees. And अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को एक कोविड रोगी की मौत के बाद राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 32 हो गई है।
राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की कल डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में मौत हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के 165 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 208 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल दर्ज किए गए कोविड संक्रमण के मामलों में सबसे अधिक लोहित जिले से 43, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 32, ईस्ट सियांग से 23, नामसाई से 13 और वेस्ट सियांग से 10 मामले शामिल है। इसके अलावा वेस्ट कामेंग से 8, अपर सियांग से 6, तिरप और चांगलांग से 5-5, लोंगडिंग और पाके केसांग से 4-4, तवांग, अपर सुबनसिरी, सियांग, लोअर दिबांग वैली और पापुमपारे जिले से 2-2, लोअर सियांग और अंजाव से 1-1 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के स्वस्थ होने की दर 81.03 हो गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 2638 है। हमारा ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर में बहुत आपका पॉजिटिव केसेस भी निकला, देन होम आइसोलेशन भी, देन सीसी में भी, सब जगह में हम लोग रख रहे हैं। तो होम आइसोलेशन में हम लोग एज पर गवर्नमेंट SOP का मुताबिक एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव एंड माइल्ड सिम्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस लोग को हम लोग जिसका घर में बैठने का सुविधा है, माने होम आइसोलेशन का फुलफिल क्राइटेरिया को फुलफिल होता है, उसको भेज देता है। गवर्नमेंट का तरफ से आपका ट्रीटमेंट किट भी हम लोग सप्लाई कर रहा है। तो ये ट्रीटमेंट किट जो है, आप जब आपको पॉजिटिव हुआ बोल के खबर मिलेंगे तो आप खुद पॉजिटिव वाला नहीं आने से भी इसको आप लोग टेस्टिंग सेंटर से आप लोग ये दवाई को कोई आपका रिलेटिव व परिवार को बेच के कलेक्ट कर सकता है, होना है। और ये ट्रीटमेंट को हम लोग दे रहे हैं क्योंकि उसको सीवियरिटी डेवलप नहीं होने के लिए, ताकि आपका माइल्ड सिम्टम व एसिम्टोमेटिक का अंडर में हम लोग कंट्रोल होना है बोल के, ये डिजीज़ को कंट्रोल होना है बोल के ये इसको हम लोग उपलब्ध किया जा रहा है। जैसे कि हमने आगे भी बताया, दुर्गा पूजा आ रहा है। ये दुर्गा पूजा में आप लोग को ये होना पड़ेगा कि SOP में आप लोग फॉलो करके जाना पड़ेगा। जब तक हमारा कोरोना का वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यही माने आपका SOP, मास्क वेयरिंग करना, मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, देन उसके बाद में रिपीटेडली हैंड वॉशिंग करना, यही है सिर्फ हम लोग का कोरोना का मेडिसिन है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 12वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश ठाकुर ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण के लिए उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह करते हुए अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, भीड़भाड़ से बचने, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को विशेष ध्यान देने की अपील की है। हम सब के सामने कोरोना रूप में एक सबसे बड़ी आपदा खड़ी है। इसमें लाखों लोगों को बीमारी हुई पूरी दुनिया में और काफ़ी लोग, हज़ारों की संख्या में डेथ भी हुई है। आप सब ने लॉकडाउन में अच्छा सहयोग देकर हाथ की सफाई, चाहे वो सैनिटाइज़र या सोप से हो, और 2 गज़ की दूरी से कोरोना को अब तक हराया है। लेकिन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी खतरा टला नहीं है। हमारे यहाँ सर्दियाँ आने वाली है और फेस्टिवल सीज़न भी शुरू हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फेस्टिवल सीज़न को अच्छे से एंजॉय करें, चाहे दुर्गा पूजा हो उसको एंजॉय करें, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सर्दियों में कोरोना और भी डेंजरस हो जाता है। इसमें 2 गज़ की दूरी, हाथ की सफाई, सैनिटाइज़र, इन सब और मास्क का इस्तेमाल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई साथी या आपका कोई रिश्तेदार या नज़दीक का कोई आपका जानकार किसी को अगर कोविड हो जाता है तो उसको इलाज करवाइए उसका, ना कि उसका आउटकास्ट करिए। आशा करता हूँ आप हम सब सेफ रहेंगे। जय हिंद। नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों और घरों में लोग इन दिनों परंपरागत तरीके से देवी की आराधना और पूजा कर रहे हैं। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण सीमित सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही है और कई मंदिरों में भी दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के मंदिरों में दुर्गा पूजा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन मंदिरों के आसपास स्टॉल आदि लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसीलिए इस बार मंदिरों के आसपास मेले जैसा माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं
मंदिरों में प्रवेश से पहले मास्क लगाना अनिवार्य है और हाथों की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। मंदिरों में प्रवेश के समय व्यवस्थापकों द्वारा लोगों की संख्या को भी नियंत्रित किया जा रहा है ताकि एक समय से ज़्यादा लोग इकट्ठा न हो सके। हालांकि ईटानगर के 0 पॉइंट के पुजारी मानते हैं कि कोविड की चुनौतियों के बीच श्रद्धालु द्वारा घरों में पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है, जिसके माध्यम से कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी अपने डिजिटल शैक्षिक दस्तावेज डाउनलोड कर पाएंगे। इस कंप्यूटर एप्लीकेशन में पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा। इस तरह की डाटाबेस में पहले से ही सुरक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सकेगा। फोटो का मिलान सफल होने के बाद प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ईमेल कर दिए जाएंगे। ये एप्लीकेशन परिणाम मंजूषा और डिजी लॉकर पर उपलब्ध है और इसमें वर्ष 2020 के सभी रिकॉर्ड मिलेंगे। सीबीएसई ने डिजी लॉकर में 12 करोड़ डिजिटल शैक्षिक रिकॉर्ड डाले हैं, जिसके कई विद्यार्थी खोल सकता है और अपनी मार्कशीट, पास और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख सकता है। इस नई पहचान प्रणाली से विदेशी विद्यार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी। इस प्रणाली से उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा जो आधार कार्ड या गलत मोबाइल नंबर से डिजी लॉकर खोल नहीं पाते हैं। आत्मनिर्भर भारत और संपन्न किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त कार्यालय पासीघाट में कल हल्दी की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों ने उचित कीमत मिलने के आश्वासन पर पश्चिम बंगाल की फार्म नेटिव इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के साथ फार्म टू फैक्ट्री नामक करार पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार हल्दी की खेती करने वाले किसानों के फसल की बुआई से लेकर कटाई तक देखभाल संबंधित कंपनी करेगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसी भी तरह के नुकसान होने पर कंपनी मदद करेगी। समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह भी मौजूद थी। हल्दी की खेती करने वाले किसानों ने समझौते पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इससे उन्हें फसल की उचित कीमत मिलेगी और उनके खेत भी सुरक्षित रहेंगे। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को एक बेटर हायर इनकम, हायर प्राइसेस मिले उनके टर्मरिक के लिए और एक स्टेबल इनकम मिले। ग्रोइंग सीजन के स्टार्टिंग में हम उनको टेक्निकली भी हेल्प करेगी हमारी कंपनी और उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगी। और फिर जैसे कि अलग अलग विलेजेस में ये टर्मरिक की कल्टीवेशन हो रही है, जो भी इंटीरियर लोकेशंस होंगे, डीप लोकेशंस पे हम अपने व्हीकल कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वहाँ पर, वो उनको पैकिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में फार्मर्स को हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो भी टर्मरिक है वो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही प्रोसेस होकर के पाउडर फॉर्म में बनेगा और उसके बाद हम ये ऑल ओवर इंडिया इसको सेल करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको ईस्ट सियांग टर्मरिक के नाम से इसको ब्रांडिंग करके एक्सपोर्ट करें। आलो में 9 महीने की छोटी सी लूबा दरअसल एक मादा भालू है, लेकिन उसका पालन जंगल में नहीं बल्कि वेस्ट सियांग जिले के लीपू योमचा गांव में हुआ है। बेबी लूबा की कहानी शुरू होती है जब उसे उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही गांव के स्कूली छात्र तेरदे योमचा को बेच दिया गया था। तेरदे ने अपनी पढ़ाई के साथ लूबा को अपने घर के सदस्य के रूप में देखभाल करना शुरू कर दिया। उसे पढ़ाई के लिए मिलने वाले छात्रवृत्ति भी लूबा की देखभाल पर खर्च करना पड़ा। आलो के वन अधिकारी के अनुसार चूंकि बेबी भालू लूबा का पालन पोषण भी इंसानों के बीच हुआ है, इसलिए उसे जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है। करीब 1 सप्ताह के इंतजार के बाद उसे अधिकारी ने ईटानगर स्थित जू भेजने का फैसला लिया है, क्योंकि अब उसकी देखभाल करने वाले तेरदे योमचा को भी आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है। ये दिन जंगली बिल्लियों की सबसे दुर्लभ प्रजाति स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हिमालय से लगे हुए पर्वतीय इलाकों में पाए जाने वाले हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों की शान कहे जाने वाले हिम तेंदुआ का अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के कारण इनका अध्ययन करना सबसे कठिन है। हिम तेंदुओं को हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है।
हिम तेंदुआ को बचाने के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। हिम तेंदुए की आबादी में गिरावट के कई मुख्य कारण हैं, जिसमें हिम तेंदुओं की खाल के लिए किए जाने वाले अवैध शिकार और हाल के वर्षों में उच्च हिमालय में मानवीय आवागमन से इनकी संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। मानव अपने निजी हित के लिए वन्य जीवों के क्षेत्रफल में अवैध प्रवेश बढ़ाता जा रहा है, जिसके कारण हिम तेंदुओं के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। वन्य जीवों के विभिन्न भागों, उत्पादों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अवैध व्यापार भी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। भारत में हिम तेंदुए लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। हिम तेंदुआ 3,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई में नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि भारतीय हिम तेंदुए अपने प्राकृतिक आवास से प्रति वर्ष 4.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही साथ हिम तेंदुए के क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदायों एवं निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए भी मदद मुहैया कराता है। हिम तेंदुए को हिमालय की शान माना गया है, जिसके कारण भारत सरकार ने हिम तेंदुए को हिमालय की प्रमुख प्रजाति में शुमार किया है। हिम तेंदुए की प्रजातियों के संरक्षण और रहने युक्त आवास स्थान की संरचना को बनाए रखने के सहयोग में अधिनियम लागू किया गया है। हिम तेंदुए की सीमा वाले देशों की सरकारों ने प्रजातियों के लिए बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।